सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के अध्याय में हम एक छोटे से संवाद से शुरू करते हैं। क्या आप जल के बिना जीवित रहने की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ पर जल है, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। सौरमंडल में कहीं पर भी जल नहीं है। पृथ्वी पर जल काफ़ी मात्रा में है और इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों, इस संवाद से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम जल और वो भी महासागरीय जल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 11वीं कक्षा का 13वां अध्याय है। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर में धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जल चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जल चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। कहीं पर जल की प्रचुरता है जबकि कहीं पर जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल चक्र में जल अपने विभिन्न रूपों जैसे गैस, तरल व ठोस रूप में संचरित होता है। जल चक्र का संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है और शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपियों, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों व अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष में से कुछ भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक और कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। क्या हम जल की गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? ये हमारे सामने दो बड़े प्रश्न हैं। अब हम बात करेंगे महासागरीय नितल का उच्चावच, जिसको हम रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर भी कहते हैं। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बड़े गर्तों में स्थित हैं। इस भाग में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति व उनकी भूआकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। अनेक सागर, छोटी खाड़ियाँ, गल्फ तथा अनेक निवेशिकाएँ इन 5 बड़े महासागरों के ही भाग हैं। महासागरीय तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरीय तल में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, गहरे ग्रत व बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाली आकृतियों की तरह ये आकृतियां भी विवर्तनिक, टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनती हैं। अब हम बात करेंगे महासागरीय नितल का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरीय नितल के चारों प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गंभीर। इसके अतिरिक्त कटक, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयाँ व छोटे गड्ढे आदि भी इसमें पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ। यह महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा रहता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता या ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे हम सेल्फ अवकाश भी कहते हैं। महाद्वीपीय सेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय सेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते या अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट के साथ।
इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। सेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ में यह 600 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय सेल्फों पर अवसाद की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियाँ, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों द्वारा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल अवसाद ही जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। अब हम एक एक करके महासागर के नितल के सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीपीय ढाल, यह बेसिनों और महाद्वीप सेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय सेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता या ढाल 2 से 5 डिग्री के बीच होता है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं। गंभीर सागरीय मैदान, ये महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसाद जैसे मृत्तिका एवं गाद या कीचड़ से ढके रहते हैं। अब हम बात करेंगे महासागरीय गर्त, जिसको हम ट्रेंच भी बोलते हैं। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों में संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में हैं। अब हम बात करेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स की, जिसको हम उच्चावच की लघु आकृतियाँ भी कहते हैं। ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ छोटे तथा महत्वपूर्ण आकृतियाँ भी महासागरों में पाई जाती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक। ये पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग होते हैं, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है। इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला एक नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है, जो समुद्री तली के ऊपर उठा हुआ दिखता है, किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर के ऊंचे हो सकते हैं। एम्परर समुद्री टीला, जो कि प्रशांत महासागर में है, इनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियाँ होती हैं, जिनमें कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जाती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होते हैं। वे ढालों के आर पार काटते हुए नजर आते हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। निमग्न द्वीप, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इनके बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से ज़्यादा अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। प्रवाल द्वीप, ये उष्णकटिबंधीय, जिनको हम ट्रॉपिकल भी कहते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त छोटे द्वीप होते हैं। ये समुद्री लैगून का एक भाग होते हैं, या कभी कभार ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। इसमें विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा ये गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के गर्म व ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होती है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। सबसे पहले है अक्षांश, जिसको हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरीय जल का तापमान भी घटता चला जाता है।
स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवनें। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है और तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म धारा है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लैब्राडोर धारा, जो कि एक ठंडी धारा है, अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित एनक्लोज्ड समुद्रों का भी तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अब हम बात करेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है और महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। ताप प्रवणता, जिसको हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में, जिसको हम 0 डिग्री या 30 डिग्री तक बोल सकते हैं, के तापमान की संरचना को सतह से तल तक 3 परतों के रूप में समझा जा सकता है। तो पहली परत है गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री में से 25 डिग्री के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में ही विकसित होती है। दूसरी परत, जिसको हम ताप प्रवणता का थर्मोक्लाइन परत कहते हैं, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में स्थायी जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। या ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक फैली रहती है। अब हम बात करेंगे तापमान का क्षितिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री से आसपास होता है और यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता चला जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर 4 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं, बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है, जिसे हम थर्मल इक्वेटर भी कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 9 डिग्री से 6 डिग्री के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के आसमान के वितरण के कारण होती है। चित्र 13.4 में महासागरीय सतह के तापमान स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति माना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, क्योंकि ये सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भाग में संवहन की प्रक्रिया से प्रेषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है।
लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह से एक जैसी नहीं होती। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से नीचे जाता है और उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे महासागरीय जल की लवणता, जिसको हम सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर भी कहते हैं। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी प्रकार के जल में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता शब्द का उपयोग हम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं। इसका परिकलन 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 ग्राम की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। अब हम बात करेंगे महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशियन सैलिनिटी। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया के सबसे अधिक प्रभावित करती है। पवनें भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व पर परस्पर संबंधित होते हैं। इसीलिए तापमान और घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र को लवणता से प्रभावित जरूर करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। मृत सागर जो कि 238 ग्राम है, टर्की की वोन झील जिसमें 330 ग्राम है और ग्रेट सॉल्ट लेक जिसमें 220 ग्राम है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, लवणता का क्षैतिज वितरण। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता 33 ग्राम से 37 ग्राम के बीच होती है। चारों तरफ सतह से घिरे हुए सागर में यह 41 ग्राम तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं जवार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 ग्राम के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहाँ की लवणता 70 ग्राम तक पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्य उसके आकार एवं उसके बहुत अधिक अक्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 ग्राम में से कम होकर 31 तक हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक अक्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33 ग्राम तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 ग्राम के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक तथा 20 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पश्चिम के बीच पाई जाती है। यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती हुई चली जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी महासागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी मिलता है। भूमध्य सागर की लवणता ज़्यादा वाष्पीकरण होने के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के मिल जाने से लवणता की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक होती है। चित्र 3.5 विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है और ताजे जल के मिल जाने से यह घट जाती है, जैसा कि नदियों द्वारा किया जाता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्र व गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल
उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थिर रहता है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवण वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने महासागरीय जल अध्याय को अच्छे से पढ़ा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप तापमान और लवणता को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।